हेलो बच्चों, आज हम रिव्यू करने वाले एक बहुत ही ख़ास बुक को जिसका नाम है इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट। इसको लिखा है आर.एस. शर्मा सर ने। और अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया को जो पास्ट है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया की, वो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए स्पेशली इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करते हैं। जो टॉपर्स हैं वो भी इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करते हैं। और इसकी सबसे ख़ास वजह यह है कि ये बुक बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। अगर आपने इस बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, इसमें से आपने नोट्स बना लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ ली, तो ये मान के चलिए कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपका 70% के अराउंड कंप्लीट हो जाता है यूपीएससी के लिए। क्योंकि यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक ही बुक से आपका सब कुछ आएगा। हो सकता है वो आपका क्वेश्चन आर.एस. शर्मा से आ जाए, उपिंदर सिंह से आ जाए, या फिर कहीं ऐसी जगह से आ जाए कि भाई आपको किसी बुक में उन चीज़ों का जिक्र ही ना मिले। जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो चलिए देखते हैं ये बुक इतनी खास क्यों है और इसको टॉपर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतना रिकमेंड क्यों करते हैं। अब देखिए, इसमें इसका जो प्रीफेस है उसमें आर.एस. शर्मा सर ने लिखा हुआ है कि पहले ये एंशिएंट इंडिया चलती थी जो कि एनसीईआरटी ने अडॉप्ट करा हुआ था और अपने सिलेबस में आर.एस. शर्मा सर की बुक को पढ़ाता था। और 2001 के अराउंड एनसीईआरटी ने इनकी बुक पब्लिश करी और उसमें से कुछ पैराग्राफ्स हटा दिए बिना ऑथर की परमिशन के, यानी कि बिना शर्मा सर से पूछे उसके कुछ पोर्शंस को हटा दिया गया। क्योंकि जो शर्मा सर ने बुक लिखी है ना, उस पर बहुत ही अलग तरीके से, अलग नज़रिए से चीज़ों को समझाया है। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई घटनाएं किस हिसाब से घटी हैं और आज के टाइम पे उनको कैसे दिखाया जाता है सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स में। फिर उन्होंने आगे बताया कि फाइनली इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अप्रोच करा और उनसे बोला कि भाई आप एक पूरी अपनी कंप्लीट बुक हमको लिख करके दीजिए और हम उसको पब्लिश करेंगे। तब जाके इस बुक को ऑक्सफोर्ड इंडिया ने पब्लिश करा है। अब देखिए, एक नज़र आप इसके कंटेंट्स पे डाल लीजिए, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स, जैसे कि रोल ऑफ मानसून क्या था और जो हमारी नॉर्दर्न बाउंड्रीज हैं इंडिया की उनका क्या रोल था, रिवर्स का क्या रोल था, ठीक, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट कैसा था, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, कहाँ से आई, कितने पार्ट्स में बटी, ये सब। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं अभी आपको अगर पढ़ाऊँगा तो फिर ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसको पॉज कर करके एक बार नज़र डाल सकते हैं। अब देखिए, ये है इसका पहला चैप्टर, द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हालांकि पढ़ा तो मैंने काफ़ी है इस बुक को, देखिए मैंने जगह जगह पे नोट्स भी बना रखे हैं इसी पे। बस मेरे को एक चीज़ की इसमें कमी लगी कि जो कीवर्ड्स हैं उनको ना बोल्ड लिखा, मतलब बिल्कुल ऐसे लिखा हो जैसे प्लेन, आप देखिए प्लेन फॉन्ट्स में, उसमें ना कोई छाप का बोल्ड है, ना कुछ इटैलिक में कन्वर्ट है, ना चीज़ों को हाईलाइट करा हुआ है। इसलिए जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो आप हाइलाइटर और पेन ज़रूर यूज़ करें और हो सके तो साथ ही साथ अपने नोट्स भी ज़रूर बनाएं। देखिए, मैंने मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, जैसे कभी मुझे रिवाइज करना पड़ा या रेफरेंस के लिए देखना पड़ा। अब देखिए, मेरी आदत है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ हाईलाइट भी करता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको मैं आसान लैंग्वेज में ऐसे लिख भी लेता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए पास से आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे एल्यूवल सॉइल थी वो गंगा प्लेन्स का रीजन था, रेड सॉइल हमारी विंध्यास के रीजन में थी, ब्लैक सॉइल हमारे डेक्कन के रीजन में थी। और यहाँ पे मैंने लिखा है नीडेड आयरन टूल्स फॉर प्लगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब जो हमें खुदाई के लिए और पेड़ों को काटने के लिए उस समय जो टूल्स की ज़रूरत थी, उसके लिए हमें आयरन ज़रूरी था। अब देखिए ये जो चैप्टर 6 है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, इसमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ। जैसे इन्होंने बताया कि 4 ग्रुप थे लैंग्वेजेस के, ऑस्ट्रो एशिएटिक, तिब्बेटो बुरहान, द्रविडियन और इंडो आर्यन। इंडिया में अप्रॉक्स 180 लैंग्वेजेस हैं, 550 डायलेक्ट्स हैं, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे कुछ मैंने अलग से डायग्राम जैसा बना रखा है, इस पर लिखा हुआ कि अफ्रीकन्स जो थे वो साउथ इंडिया की तरफ आए, फिर यहाँ से माइग्रेशन हुआ तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुँचे। 50,000 साल पहले ये सब पूरा कहानी घटी है। अपीयर्ड इन ऑस्ट्रेलिया अराउंड 40,000 ईयर्स अगो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी कहानी की तरह शर्मा सर ने अपनी बुक में समझाया हुआ है। लेकिन ये ज़रूर आप मान के चलो कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो भाई आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, या आप कोई भी बुक को पढ़ते हो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और इस बुक को पढ़ने के लिए आपको कीवर्ड्स छांटने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो छांटनी पड़ेंगी, कुछ साइट्स के नाम हैं, कुछ ऐसी डेट्स हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, रिवर्स के नाम हैं, तो वो आपको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसा मैंने ये पैलियोलिथिक साइट्स लिखी हुई हैं, जो जो मैंशनड है इन पेजेस में, वो मैंने यहीं पे लिख रखी हैं जो इम्पोर्टेंट। जैसे चैप्टर 11 आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर की, आर्यन कौन थे, कहाँ से आए, कैसे माइग्रेशन हुआ, कौन सी उनकी बुक्स हैं, किन किन सोर्सेज से हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। और ये बहुत ही कहानी की तरह दे रखा है, बिल्कुल कहानी की तरह। आप पढ़ोगे, आप इंजॉय करोगे पढ़ने में, चीज़ें आपके दिमाग में स्टोरी के फॉर्मेट में रजिस्टर होंगी। जैसे वो एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, देखिए इस पैराग्राफ को आप थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे लिखा है कि एनिमल सेक्रीफाइस वाज एन इम्पोर्टेंट आर्यन रिचुअल। द अर्लीस्ट स्टॉक रेजर डिड नॉट रेज कैटल फॉर द सेक ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब वो जो जानवरों को पालते थे, पशुपालन करते थे, वो उनके दूध के लिए नहीं करते थे, वो मेनली करते थे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। और उनको एक, जैसे गाय को एक एसेट माना जाता था, धन माना जाता था उसको। A segment of the Gond tribe still believes that milk is really meant for the calf। यानी कि गोंड ट्राइब जो है ये आज भी ऐसा मानती है कि जो दूध है जानवर का वो उसके बच्चे के लिए है। गाय है तो उसका दूध उसके बछड़े के लिए है, ना कि वो इंसानों के लिए। द रिचुअल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस में हैव बीन इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। सोम के बारे में दे रखा है, ठीक, स्वास्तिक के बारे में दे रखा है। तो मतलब बहुत ही डिटेल में आप पढ़ोगे, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस, यहाँ ऋग्वेदा के बारे में बताया गया, एज ऑफ ऋग्वेदा, अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो हुए, कैसे कैसे उन्होंने रहना चालू करा, कैसे एग्रीकल्चर, कैसे क्या करा उन्होंने, उनकी पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन से हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन्ड हैं, कितनी बार मेंशन्ड हैं, वो सब दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बुक है, देखो यहाँ पे प्रिंट तो इसका 395 है, लेकिन ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी आसानी से। हो सकता है 180 190 पे भी मिल जाए। और आप ये मान के चलो कि आप एक बार इसको रीड ज़रूर करो। भले ही आप सोने के टाइम पे 15-20 मिनट इसको पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो रोज का, और कोशिश करो कि आप 2 हफ्ते या 20 दिन या महीने भर में इस बुक को एक बार पढ़ जरूर लो। एक बार आप पढ़ोगे ना तो एक जो आउटलाइन दिमाग में आपके तैयार होगी,
वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे के लिए। उसके बाद में जो साइट्स हैं, उसके बाद में जो रिवर्स हैं, वो सब चीज़ें याद करने की चीज़ें आप बाद में करना, लेकिन इसको आप एक बार रीड ज़रूर करो, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। अच्छा, हालांकि इसकी बाइंडिंग थोड़ा कमज़ोर थी तो मैंने इसको कील ठोक के खुद ही धागे से बाइंडिंग कर ली। तो उम्मीद है कि भाई आपके उसमें ना निकले ये कमी बुक में, लेकिन अगर निकल जाती है, बाइंडिंग आपकी उखड़ जाती है, तो आप भी इस तरीके से भाई अपनी बुक को बाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था रिव्यू इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट का, जो है आर एस शर्मा सर की लिखी हुई किताब। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम एक और ऐसी किताब लेकर के आएँ जो आपकी तैयारी को और बेहतर करने में आपकी मदद करे, और जो लाखों सोर्सेज मार्केट में फैले हुए हैं, एटलीस्ट उनसे आपको मुक्ति मिले। और हमारी ये कोशिश है कि आप बेस्ट सोर्स पढ़ें, आप ऐसा सोर्स चुनें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जिन बुक्स में आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी, फैक्ट्स मिलेंगे, ऐसे सोर्सेज हम आप लोगों की नज़र में ला सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।